नमस्कार। मैं यहाँ मेरा फ्रेंड्स जो है वो हमेशा क्या क्या चाहते हैं कि क्रिमिनल केसेस कैसा चलाना है। तो अपराधी विधिक नियम क्या कहता है, साक्ष्य कानून क्या कहता है, दंड का कानून क्या, इंडियन पिनल कोड, CRPC एंड एविडेंस एक्ट। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, तो आप लोग पहले इंडियन पिनल कोड से समझने के लिए, इंडियन पिनल कोड में डेफिनेशन क्लासेस है, एक एक टाइटल के एक एक डेफिनेशन है। थेफ्ट क्या होता है, एक्सटॉर्शन क्या होता है, रॉबरी क्या होता है, क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, ये डेफिनेशन क्लास। पनिशमेंट क्लास अलग रहता है। पनिशमेंट क्लास जो है ये दंड की टाइटल की जो ऑफेंसेस आता है उसको ग्रेविटी के ऊपर तो पनिशमेंट ज़्यादा हो जाता है। ऐसी इसको आपको समझना है। ऐसी इंडियन पिनल कोड आप पढ़ के ध्यान में रखिए। तो CRPC का ज़रूरत क्या है कि संविधान में अपने को मानव अधिकार, फंडामेंटल राइट्स वगैरह दिया गया। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 में जो अपने को अधिकार दिया गया है उसको उल्लंघन करने के लिए जब ज़रूरत पड़ता है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की ज़रूरत पड़ता है। वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ CRPC। ठीक है, अब क्या है तो आप जमानत लेते हैं, रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी लेते हैं, रिटर्न ऑफ ज्वेल्स लेते हैं, वो सब अलग बात है, वो तो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। जब आपको चालान की कॉपी पेश कर दे दिया जाता है कि उसको आपका कर्तव्य है तो चालान का पूरा आपको पढ़ना चाहिए। पूरा पढ़ने के बाद वहाँ कहाँ कहाँ गलत है, कहाँ कहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है, कहाँ कहाँ जिस गवाही कैसे यहाँ आया है उसका दूसरी गवाही का रिश्तेदार क्या है, ये सब आप जान के नोट करके रखिए। तो फिर क्या है, आप जब क्लास आपको मालूम होना चाहिए ये थाने वाला का कर्तव्य ये होता है, जब उनको पुलिस रिपोर्ट दर्ज होता है वो इन्वेस्टिगेशन करके 161 स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। 161 CRPC पढ़िए, 162 CRPC पढ़िए। इसमें ऐसा लिखा गया है 161 स्टेटमेंट अदालत के सामने साक्षी नहीं होगी। 162 में स्टेटमेंट में दस्तखत नहीं लेना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो अब क्या करेंगे, जब कुछ गवाही देता है अदालत में बक्सा में तो वो आपका 161 स्टेटमेंट रेफर कीजिए। वो 161 स्टेटमेंट जो लिखा गया उसके सिवा कुछ गलत बात करता है तो आपको ये करते कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता है तो आपको उनसे ये आपके 161 स्टेटमेंट दिखा के देखिए ये आप ऐसा कहें आप अदालत में गलत कह रहे हैं, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको यही ऐसा करने की ज़रूरत है। जब आपको थानेदार ने पूछताछ किया है 161 स्टेटमेंट, आप ऐसा कहा क्या, ये पूछ के आपके नोट करके रखना चाहिए। कभी गवाही के साथ आप आर्ग्यूमेंट मत करना, सिर्फ लिख के रखना। गवाही को ये मालूम होना चाहिए तो आप अदालत को मदद करते हैं, नहीं तो वो बराबर जवाब नहीं देगा। कोई गवाही कहेगा नहीं मुझे याद नहीं है तो उसमें भी लिख लीजिए। अगर कोई गवाही कहे नहीं मेरे से कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिया है तो आपका ये कर्तव्य है, आप से स्टेटमेंट लिया कह के 161 स्टेटमेंट लिखा गया है, आप अभी जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, उस स्टेटमेंट में ऐसा कहा है, ऐसा करके उसको रिकॉर्ड करवाना। फिर आखिर में आपको जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्रॉस करेंगे उस समय आप
उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करके क्वेश्चन करके ये गवाही आपके 161 सीट में ऐसा ऐसा कहा क्या, तो वो बोलेगा कहा तो कहा, बोलेगा नहीं कहा तो नहीं कहा, वो सब अदालत लिख लेगी। ये कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन, मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन, ओमिशन। कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा होता है जैसा 8 बजे हुआ है तो 7:45 बजे हुआ ऐसा कहता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है मगर मटीरियली नहीं है। मगर सुबह 8 बजे के सिवा रात को 8 बजे कहता है तो मटीरियल कॉन्ट्राडिक्शन। दाहिने हाथ में घाव लगाया मगर अदालत में देखो दाहिने हाथ में लगाया कहकर बोल रहा है तो कॉन्ट्राडिक्शन। सीना प्रकरण का जगह जो है गलत गलत बोलता है, कॉन्ट्राडिक्शन। ओमिशन क्या होता है, जो 161 स्टेटमेंट में नहीं कहा है, FIR में नहीं कहा मगर अदालत के सामने कुछ नई बातें कहता है, जैसा चाकू उसको चुप के अचानक निकला, मारो तो मर जाओ ऐसा कहकर उनको घाव लगाया, तो आपको दैट इज़ कॉल्ड ओमिशन। इतनी ज़रूरत की बात उसमें रहता है। एक बात और आपसे बांटना चाहता हूँ, ये वेस्टमिनिस्टर शिप जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस हम फॉलो करते हैं। तो एडवर्सेरियल सिस्टम का मतलब ये होता है आपके ऊपर जो अपराधी चार्ज डाला गया उसको प्रूव करने का कर्तव्य है वो स्टेट को होता है। इसलिए आपको उसमें क्या है, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, एक शक भी नहीं होना चाहिए। तो आपका कर्तव्य क्या है, शक को क्रिएट करना है। ऐसा हो सकता था, आप इस गवाही को पूछताछ नहीं किया है, अगर किया होते तो ऐसा कुछ खबर आने की संभावना है। तो ऐसी शक जो है तो आपको अदालत के सामने लाना पड़ेगा, तभी अदालत ने अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करके ये केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूव हुआ कि नहीं हुआ तो अपना काम करेगा। तो फाइनली मैं आपसे एक बात और बांटना चाहता हूँ, ये रिटर्न आर्ग्यूमेंट मत करना। रिटर्न आर्ग्यूमेंट देने से क्या होता है, जज क्या करते हैं वो रिटर्न आर्ग्यूमेंट की जवाब देते हैं, जैसा काउंटर स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट जैसा जवाब देकर आपको विरोध फैसला सुना दें। और जब आप अपील जाएंगे तो आपको कोई मौका नहीं होगा perverse finding, left out finding, not notice this part of evidence, ऐसा ग्राउंड नहीं मिल सकता। अपीलेट जज क्या करता है, जब भी बहुत काम है तो लोअर कोर्ट का जजमेंट में जो जो फाइंडिंग किया उसको अप्रूव करके उसको विरोध फैसला सुना देता है। तो इसीलिए कभी रिटर्न आर्ग्यूमेंट का फैसला मत करना है। तो ये इतनी बात है। तो आज इस पार्ट में मैं आप लोगों से इतना बांट दिया है, तो आप पूरा पढ़िए, जब एक एक लाइन पढ़िए और जो गवाही का लिस्ट है उस गवाही की लिस्ट में, लिस्ट ऑफ विटनेसेस में आप लिख लीजिए गवाही 1, गवाही 2, गवाही 3, 4 वो क्या है, कौन है, वो आई विटनेस है क्या, रेसगेस्टी विटनेस है और माजर विटनेस है, और इनका और अदर विटनेसेस का क्या रिश्ता है, कोई ऐसा पॉसिबिलिटी कोई स्टॉक विटनेस है जो विटनेस के ऊपर कई केसेस है, वो कोई गलत व्यापार करता है, पुलिस की मदद के सिवा वो ऐसा काम कर सकते हैं कि नहीं सकते, ये सब खबर आप कलेक्ट करके आपका फाइनल रिपोर्ट के फर्स्ट पेज में लिख लीजिए, ये आपको बहुत काम आए। और जब भी आप विटनेसेस को कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट थानेदार के सामने ऐसा कहा कि नहीं कहा, ये सब आप जब पूछते हैं उसी वक्त आप लिख लीजिए क्वेश्चन, तभी तो आपको आईओ को क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए काम आए। इतनी बात है क्रिमिनल लॉयर के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी कोरोना के वक्त है, आपके पास बहुत वक्त है और वेकेशन भी है, तो आप घर के अंदर
करके पढ़िए। जय हिंद।